आज हम लोग मजदूर आंदोलन या लेबर मूवमेंट का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चीज़ आपके मन में आना चाहिए कि मजदूर क्या है। तो एक डेट आप याद रखेंगे कि ये है 19 सेंचुरी या 19वीं शताब्दी का मध्य। अब देखिए, जो 19वीं शताब्दी का मध्य है, इसमें क्या दौर शुरू हो रहा है? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को लाभ चाहिए था। ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य से ही अंग्रेजों ने भारत में कौन सा युग शुरू किया था? तो आप कहिएगा फाइनेंशियल एज या वित्तीय युग को प्रारंभ किया था। अर्थात पैसे को लगा करके वो पैसा कमाना चाहते थे। ठीक है, तो अब आप ये भी जान लेंगे कि 19वीं शताब्दी के मध्य युग से ही आधुनिक उद्योगों का उदय होता है। मतलब 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों का दौर यहीं से शुरू हो रहा है। 19वीं सेंचुरी के मध्य से शुरू हो रहा है। क्यों शुरू हो रहा है आधुनिक उद्योग? औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करने के लिए। ठीक है, अब ये जो उद्योग हैं, इन उद्योगों में कार्य करने वाले लोग ये क्या कहे गए? ये कहे गए मजदूर। ठीक है, तो हमने आपसे कहा कि आधुनिक उद्योगों की शुरुआत क्यों की गई? तो ये बताया कि लाभ प्राप्त करने के लिए या औपनिवेशिक हित को पूरा करने के लिए। तो ऐसी स्थितियों में ये लाभ कैसे होगा? उद्योगपतियों का लाभ कैसे होगा? जब मजदूर को मजबूर किया जाएगा। मजदूर जितना ही मजबूर होगा, मालिक का लाभ उतना ही बड़ा होगा। तो ऐसी स्थितियों में किया क्या गया? मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिया गया। ठीक, तो इनको न्यूनतम वेतन दिया गया। न्यूनतम वेतन के साथ इन्हें रहने के लिए एक रूम का आवास दिया गया या तंग गलियों में आवास दिया गया इनको। अब जब एक रूम में या तंग रूम में रहने की इनकी लाचारी आई, तो इसी के साथ बीमारी भी आई है। बीमारी और मजबूरी ने क्या किया? इनसे नैतिकता को छीना और इनके अंदर क्या बढ़ाया? नशाखोरी की प्रवृत्ति को बढ़ाया। तो ऐसी स्थितियों में मजदूरों की दिन प्रतिदिन गिरती हुई जो हालात है, इसी हालात से मजदूरों को उबारने के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ है, वह आंदोलन ही मजदूर आंदोलन है। अब ये जो मजदूर आंदोलन है, ये कब शुरू हो रहे हैं? तो एग्जैक्टली मजदूर आंदोलन शुरू होते हैं 1870 से। मजदूर आंदोलन की उत्पत्ति 1870 से शुरू हो रही है। देखिए, 1870 से मजदूर आंदोलन शुरू हो रहा है। इसे शुरू कौन कर रहा है? तो इसे शुरू कर रहे हैं शशिपाद बनर्जी। बनर्जी शुरू कर रहे हैं। ठीक, अब शशिपाद बनर्जी ये ब्रह्म समाजी हैं।
इनकी एक संस्था है जिसे WMC या वर्किंग मेंस क्लब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जा रहा है? वर्किंग मेंस क्लब। मेंस क्लब के नाम से जाना जा रहा है। वर्किंग मेंस क्लब मजदूरों में जागृति लाना चाहती है। ठीक है, ये संस्था WMC ये क्या चाहती है मजदूरों में? ये मजदूरों में जागृति लाना चाहती है, अवेयरनेस लाना चाहती है। और अवेयरनेस लाने के लिए, जागृति लाने के लिए वह प्रारंभ में 2 कार्य करती है। एक, श्रमजीवी के नाम से एक पत्रिका निकालती है, श्रमजीवी के नाम से एक पत्रिका निकालती है। दूसरा कार्य ये करती है कि रात में स्कूलों की या पाठशालाओं की शुरुआत करती है, मतलब रात्रिकालीन स्कूल खोलती है ये। अब इसके द्वारा, श्रमजीवी पत्र के द्वारा, रात्रिकालीन स्कूल के द्वारा इन्होंने मजदूरों में अवश्य ही कुछ जागृति लाई। और जैसे ही इन्होंने इसके द्वारा जागृति लाया, वैसे ही मजदूरों में इन्होंने बचत की प्रवृत्ति, सेविंग की प्रवृत्ति का विकास करने के लिए, मतलब जो वो वेतन पा रहे थे, वो वेतन क्या कर रहे थे? वो उड़ा दे रहे थे, मतलब इधर उधर जब भी होता था वो खर्च कर दे रहे थे। तो इन्होंने बचत की प्रवृत्ति का विकास करने के लिए आना बैंक की स्थापना किया था। 1870 में ही इन्होंने एक बैंक बनाया था, उस बैंक का नाम था आना बैंक। क्लियर? लेकिन आना बैंक में वह धन नहीं आ पा रहा था। क्यों नहीं आ पा रहा था? क्योंकि मजदूर अपने दर्द को मिटाने के लिए, अपनी बीमारी, अपनी लाचारी को मिटाने के लिए वह गलत संगत में आ रहा था, और गलत संगत में आकर के वह नशाखोर होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में इन्होंने एक और संस्था 1870 में ही बनाई थी, और वो थी सुरापान, सुरा मतलब शराब, पान निवारणी समिति। सुरापान निवारणी नाम की एक इन्होंने समिति बनाई थी। अब ये जो शशिपाद बनर्जी के कार्य थे, इसकी आवाज ने मजदूरों में जागृति लाया था, और यही कारण था कि इनकी आवाज न केवल देश के मजदूरों में गई, अपितु यह लंदन में भी पहुंची, लंदन में भी पहुंची। और लंदन में मैनचेस्टर के मिल मालिकों ने औपनिवेशिक प्रशासन को दबाव डाला था कि वह भारत में मजदूरों की दशा और दिशा को सुधारने का कार्य करे, और इसका परिणाम 2 आया था। ठीक है, मजदूरों की दशा और दिशा को सुधारने के लिए कार्य करे। ठीक है, तो इसका क्या परिणाम आएगा? एक तो आप कहोगे कि 1875 में फर्स्ट फैक्ट्री आयोग आएगा। आयोग हमने कहा, एक्ट नहीं कहा। 1875 में फर्स्ट फैक्ट्री आयोग, प्रथम फैक्ट्री कमीशन आया, और इसी फैक्ट्री कमीशन की संस्तुति पर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आएगा 1881 में। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। और देश के अंदर मजदूरों में जो जागृति आई, उसी ने इम्प्रेस मिल में, नागपुर के इम्प्रेस मिल में देश की पहली मजदूरों की हड़ताल कराई। क्लियर? तो आपने ये चीज बेस में देखा। ठीक है, अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि हम ये जानें
कि मजदूरों के संगठन कौन कौन हैं या श्रमिकों के संगठन कौन कौन हैं। ठीक है, यहां हमें एक चीज याद रखना होगा कि मजदूरों में जागृति तो शशिपाद बनर्जी ने अवश्य उत्पन्न किया, लेकिन मजदूर आंदोलन के जनक शशिपाद बनर्जी नहीं है। मजदूर आंदोलन के जनक हैं एनएम लोखंडे या नारायण मेघाजी लोखंडे। अभी इनका नाम आएगा। ठीक है, तो श्रमिक संगठन कौन कौन से हैं, हम इसका अध्ययन कर लें। श्रमिक संगठन, ठीक है, तो श्रमिक संगठन में पहला जो हमें संगठन याद रखना है वो है बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। ये पहला श्रमिक संगठन है। इसकी स्थापना कब होती है तो आप बताएंगे कि सर 1890 में होती है। 89 भी लिखा मिलता है। इसके फाउंडर कौन है? एनएम लोखंडे। अब यहां पर एन का मतलब है नारायण, एम का मतलब है मेघाजी, मेघाजी लोखंडे। इन्हें ही भारतीय मजदूर आंदोलन का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब आखिर इनको जनक क्यों कह दिया गया? कुछ तो इन्होंने विशेष बात की होगी। तो निश्चय ही इन्हीं की मांग का दर्पण था क्या? फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। प्रथम फैक्ट्री एक्ट नारायण मेघाजी लोखंडे की मांगों का एक दर्पण था। क्या मांग करते थे लोखंडे जी? तो इन्होंने मांग ये किया था कि हमें साप्ताहिक छुट्टी दिया जाए। क्या मांग रहे हैं ये? वीकली है छुट्टी मांग रहे हैं, साप्ताहिक छुट्टी मांग रहे हैं, जैसे इतवार की छुट्टी होती है। ठीक है, दूसरी चीज ये मांग रहे हैं मिड डे मील। मिड डे मील मतलब मध्याह्न भोजन के लिए हमें अवकाश दिया जाए। ठीक है, मिड डे मील की बात कर रहे हैं ये, और साप्ताहिक छुट्टी की मांग कर रहे हैं। क्लियर? तो आपको याद रखना होगा कि ये चीज एक्सेप्ट की गई थी, यह मांग मान ली गई थी, और फैक्ट्री एक्ट 1881 में यह दे दिया गया था। दूसरा संगठन अगर हम देखें तो वो है मद्रास लेबर यूनियन। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन है तो संगठन, लेकिन यह भारत का प्रथम मजदूर संगठन, ठीक है, वास्तविक रूप में नहीं था। वास्तविक रूप में भारत का पहला मजदूर संगठन क्या माना जाता है? ठीक है, ये देखिए डेट लिखा गया है 1918। 1918 में मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना होती है। कहां पर होगी? मद्रास में होती है, जिसे चेन्नई आज कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मद्रास लेबर यूनियन है, इसका फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है? तो आप याद रखेंगे दो लोग इसके फाउंडर हैं। एक है बीपी वाडिया और जो दूसरा बड़ा नाम है वह है कल्याण सुंदरम। इन्होंने ही मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किया था, और यही मद्रास लेबर यूनियन भारत का प्रथम मजदूर यूनियन है। फर्स्ट मजदूर यूनियन। इसके बाद एक संस्था आती है
एटला। एटला एटला में ए क्या है? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। यह किसकी संस्था है? गांधी जी की संस्था है। 1918 में गांधी जी ने इस संस्था का निर्माण किया था और यह गांधी जी का मजदूर संगठन है। 1918 तक आते आते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था तो ऐसी स्थिति में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा था कि फिर से दुनिया में कोई विश्व युद्ध न हो। इसलिए दुनिया के प्रत्येक वर्ग के असंतोष को समाप्त करने के लिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, राष्ट्र संघ बनाया गया था और इसी राष्ट्र संघ की यूनिट के रूप में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जनेवा में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की स्थापना की गई थी और निर्देशित किया गया था कि लीग ऑफ नेशन के सदस्य राष्ट्र अपने अपने ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि को आईएलओ में भेजें। तो इसी निर्देश का पालन करते हुए भारत को भी भेजना था, मजदूर प्रतिनिधि भारत में भेजना था। तो ऐसी स्थिति में भारत में जितने भी क्षेत्रीय लेबर यूनियंस थी, लेबर संगठन थे, उन सबको मिलाकर के एक संस्था बनाई गई और वह थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में हुई, ठीक है। कहाँ हुई? बंबई में हुई, जिसे आज मुंबई कह रहे हैं आप, ठीक है। तो मुंबई में हुई। किसने बनाया? तो एमएन जोशी ने बनाया था। संस्थापक कौन है? एमएन जोशी। एमएन जोशी का मतलब मल्हार नारायण राव जोशी। इसके अध्यक्ष कौन बने? तो इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय बने, ठीक है। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके उपाध्यक्ष थे जोसेफ बपिस्टा। होम रूल आंदोलन के एक सक्रिय मेंबर जोसेफ बपिस्टा। और इसके जो जनरल सेक्रेटरी थे वो थे दीवान चमनलाल। दीवान चमनलाल बनाए गए, ठीक है। और इसी संस्था ने, किसने? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने एमएन जोशी को अपने प्रतिनिधि के रूप में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भेजा, ठीक है। तो आईएलओ में कौन पहुंच रहा है? जोशी सर पहुंच रहे हैं, एनएम जोशी पहुंच रहे हैं, ठीक। अब हमको यहां एक चीज और याद रखना है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में विभाजन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में विभाजन हो रहा है। AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसमें विभाजन कब हो रहा है? 1929 में हो रहा है। कौन सी संस्था बन रही है विभाजित होकर के? और ये विभाजन कहाँ हो रहा है? नागपुर में हो रहा है। और एक संस्था बन रही है ITUF। ITUF इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। और ये किसकी संस्था बन रही है? उदारवादी नेता बीबी गिरी की है। क्लियर? अब 1931 में AITUC का पुनः विभाजन हो रहा है, ठीक है। उस समय 1931 में AITUC की हेडिंग या अध्यक्ष थे SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो 1931 में AITUC डिवाइड होकर के RTUC में बदल रही है। RTUC का मतलब रेड ट्रेड
यूनियन कांग्रेस, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये साम्यवादियों का ग्रुप है, ठीक है। रेड आप समझ रहे हैं, लाल। और इसके फाउंडर कौन है? ए.बी. देशपांडे बड़े साम्यवादी नेता हैं, और दूसरा नाम है रणदिवे। लेकिन ये देखिए हालात में परिवर्तन आ रहा है। क्या परिवर्तन आ रहा है? 1934 में आरटीयूसी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने पुनः एआईटीयूसी में विलय कर लिया, और 1938 में बीबी गिरी की संस्था आईटीयूएफ, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, भी एआईटीयूसी या अपने मदर संस्था में विलीन हो गई। अब इन चीज़ों को जानने के बाद आपके सामने कुछ और संस्थाएं आती हैं। एक संस्था आती है इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। ये संस्था मानवेंद्र नाथ राय की है, एमएन राय की है, 1942 में बनी थी। इसके अतिरिक्त इंटक, इंटक आप देखिए, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये सरदार पटेल की संस्था है, 1947 में बनी थी। और वर्तमान भारत में मतलब 2020 में सबसे बड़ा मजदूर संगठन अगर कोई है तो वह इंटक ही है। 1948 में हिंद मजदूर सभा का निर्माण किया गया था, और यह किसकी है? बीबी गिरी की है। क्लियर? अब हमको जानना होगा कि मजदूर आंदोलनों ने हमारी आज़ादी की लड़ाई में क्या कोई भूमिका निभाई है। तो ऐसी स्थितियों में हम देखते हैं कि मजदूर आंदोलनों की भूमिका क्या है, आज़ादी की लड़ाई में क्या भूमिका रही इनकी। तो पहली भूमिका हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन में मजदूरों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था 1930 में। दूसरी बात आती है प्रांतीय चुनाव। जब प्रांतीय चुनाव हो रहे हैं, कब हो रहा है? 1937 में। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव में भी मजदूरों ने अपनी जबरदस्त हिस्सेदारी, अपनी भूमिका को निभाया था। लेकिन तीसरी जो बात आ रही है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में मजदूर या आंदोलन में भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि रूस ब्रिटेन का साथ दे रहा था, और मजदूर यहां मुख्यतः जितनी भी मजदूर संस्थाएं थी वो किससे प्रभावित थी? लेफ्ट ओरिएंटेड थी, मतलब वामपंथी दृष्टिकोणों से प्रभावित थी। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका लगभग नगण्य रही। चौथा है नौसेना विद्रोह, ये 1946 में होता है। हाँ, इसमें मजदूरों ने अपनी जबरदस्त हिस्सेदारी का प्रयोग किया था। अब हम एक चीज आपके सामने और लाते हैं, मजदूर दिवस। तो मजदूर दिवस की बात हम लोग दो तरह से करेंगे, एक भारतीय लेवल पर या राष्ट्रीय लेवल पर, और दूसरा देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं मजदूर दिवस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। मजदूर दिवस को आप मई दिवस भी कहते हैं, ठीक है, या डे ऑफ मे, ठीक है, मई दिवस के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब होती है?
तो हमने कहा इसको आप दो भागों में बांट लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो सबसे पहले कौन है? तो सबसे पहले 1 मई है, 1886 है, देश यूएसए है और यूएसए में शिकागो है। शिकागो में हे मार्केट है, हे मार्केट, हे मार्केट। और इसी मार्केट में मजदूरों ने साप्ताहिक अवकाश को लेकर पहली हड़ताल किया था। क्लियर? अब यहां एक बात आपको और याद रखना है कि राष्ट्रीय मजदूर दिवस भारत में पहली बार 1 मई 1923 को चेन्नई या मद्रास में सिगार बेलू चेटियार ने बनाया था। क्लियर हो गया? अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है और वो है फैक्ट्री एक्ट। तो फैक्ट्री एक्ट में हम लोग ये जानेंगे कि कब कब कौन कौन फैक्ट्री एक्ट आया है और उसने क्या प्रोविजन लाए हैं। तो फैक्ट्री एक्ट, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में आ रहा है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में आएगा। कौन लेकर आ रहा है इसे? वाइसराय रिपन लेकर आ रहे हैं। क्या प्रोविजन है और क्यों लाया गया है? तो पहली चीज, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कह देंगे क्यों फैक्ट्री एक्ट 1881 आया था, तो आप कहेंगे भारत के बच्चों के बचपन की रक्षा के लिए या बच्चों की रक्षा के लिए लाया गया था। क्लियर? ये चीज इसमें कहा गया था। तो बच्चों की रक्षा के लिए इन्होंने किया क्या, ठीक है, और इसका इंपैक्ट क्या आएगा? तो इन्होंने पहली बात किया कि 7 वर्ष से जो नीचे के बच्चे हैं उनको उद्योगों में नहीं लगाया जा सकता। एक बात उन्होंने ये कहा। सेकंड बात उन्होंने क्या कहा? ये कहा कि 7 से 12 वर्ष के बच्चों, मतलब 7 से ऊपर के बच्चों को आप कार्य पे लगा सकते हैं, लेकिन 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उनसे 9 घंटे से ज्यादा आप कार्य नहीं ले सकते। क्लियर? तो अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि भारतीय उद्योगों से जो उत्पादन हो रहा था वह उत्पादन महंगा होगा। क्यों? क्योंकि इन बच्चों के स्थान पर अब एडल्ट कार्य करेगा। तो जब एडल्ट कार्य करेगा तो उसकी मजदूरी बढ़ेगी। तो जब मजदूरी बढ़ेगी तो यहाँ की वस्तु की कास्ट बढ़ेगी, और जैसे वस्तु की कास्ट बढ़ेगी, ब्रिटेन के वस्तुओं की कास्ट से जैसे ही इसकी कास्ट इक्वल होगी या ज़्यादा होगी, वैसे ही यह भारत के बाजारों में सड़ने के लिए विवश होगी। और उसका परिणाम यह होगा कि भारत के उद्योग एक के बाद एक करके ठप होते जाएंगे और भारत ब्रिटेन के उद्योगों के लिए एक उर्वर भूभाग बन करके या बाजार बन करके रह जाएगा। थर्ड बात, इन्होंने क्या प्रोविजन लाया था? हमने अभी आपसे बताया था कि एनएम लोखंडे सर की जो मांग थी वो मान ली गई थी। वो था मध्याह्न भोजनावकाश 1 घंटे का इन्होंने दे दिया। मिड डे मील जो है अब दोपहर में 1 घंटे का मजदूरों को अवकाश दिया गया ताकि वह ठीक है खाना वाना खा लें। दूसरी चीज उन्होंने कहा, देखिए साप्ताहिक अवकाश भी दे दिया, मतलब 1 महीने में 4 दिन की उन्होंने छुट्टी भी दे दी। एक चीज उन्होंने कहा था कि जो सेंट्रीफ्यूगल मशीनें हैं या खतरनाक मशीनें हैं, उन मशीनों की चारों ओर इन्होंने रैम्पार्टिंग या बाड़ेबंदी करने का व्यवस्था भी दे दिया था।
और इसी समय इन्होंने मजदूरों के लिए ड्रेस कोड का भी विधान कर दिया था। क्लियर? वस्त्र संहिता या आप कह सकते हैं वर्दी। फैक्ट्री एक्ट 81 के बाद, 1881 के बाद आपको जानना होगा फैक्ट्री एक्ट 10 साल बाद, आएगा, मतलब 1891 में आएगा। तो 1891 में जो फैक्ट्री एक्ट आ रहा है इसे वाइसराय लैंसडाउन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, तो इस फैक्ट्री एक्ट को लाने के समय जो मुख्य बात कही गई थी वो आया था कि स्त्रियों के हितों की रक्षा करने के लाया गया था। और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कितने मजदूरों पर लागू हो रहा था? जहां पर 100 श्रमिक काम करते थे उन पर लागू था। लेकिन जो सेकंड फैक्ट्री एक्ट आ रहा है, सेकंड फैक्ट्री एक्ट आ रहा है, ये सेकंड फैक्ट्री एक्ट उन फैक्ट्रियों पर लागू हो रहा था जिसमें कम से कम 50 श्रमिक कार्य करते हों। तो स्त्रियों के लिए उन्होंने क्या प्रोविजन लाया था कि 8 बजे रात से और सुबह के 5 बजे तक इनको किसी भी पब्लिक सेक्टर में, ठीक है, कॉल नहीं किया जा सकता या सेवाओं पर नहीं रखा जा सकता। सेकंड बात उन्होंने कहा कि जो लेडीज होंगी, स्त्रियां होंगी, उनसे 11 घंटे से ज़्यादा आप कार्य भी नहीं ले सकेंगे। बच्चों के लिए इन्होंने कुछ प्रोविज़न लाए थे और बच्चों के लिए इन्होंने कहा था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट में 7 साल रखा था, अब इन्होंने बच्चों की आयु को बढ़ाकर 9 साल कर दिया और ये कह दिया कि 9 से लेकर के 19 वर्ष के बच्चों से आप केवल 7 घंटे ही कार्य ले सकते हैं। ठीक है, ये था आपका सेकंड फैक्ट्री एक्ट। अब हम लोग देखते हैं थर्ड फैक्ट्री एक्ट। तो थर्ड फैक्ट्री एक्ट देख लेते हैं। ये थर्ड फैक्ट्री एक्ट कब आ रहा है? ठीक है, ये थोड़ा टाइम ले लेगा और यह 1911 में आता है। थर्ड फैक्ट्री एक्ट ये 1911 में आ रहा है और इसके अंदर क्या प्रोविजन लाए गए हैं? क्लियर? तो इसके अंदर थर्ड फैक्ट्री एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन लाया जा रहा है? तो यहां आप बता दें कि बच्चों की आयु को पुनः बढ़ा दिया गया और बच्चों की आयु को बढ़ा के क्या कर दिया इन्होंने? तो आप कहेंगे 12 वर्ष कर दिया। मतलब 12 वर्ष से नीचे के बच्चे को आप, ठीक है, सर्विस में नहीं ला सकते। पुरुषों के लिए इन्होंने एक व्यवस्था दिया कि पुरुषों से 12 घंटे से ज़्यादा आप कार्य नहीं ले सकते। ठीक, इसके बाद फोर्थ फैक्ट्री एक्ट आएगा और फोर्थ फैक्ट्री एक्ट 1921 में आएगा। अब 1921 में जो फैक्ट्री एक्ट आ रहा है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। फोर्थ फैक्ट्री एक्ट, तो देखिए जो फोर्थ फैक्ट्री एक्ट आता है 1921 में 21 में आ रहा है, यह है फोर्थ। यह फैक्ट्री एक्ट 1921 जो आया था यह स्पेशली इलेक्ट्रिक या विद्युत संचालित या चालित उद्योगों के लिए लाया गया था। ठीक है, विद्युत चालित उद्योगों के लिए ही लाया गया था, मतलब इलेक्ट्रिफाइड जो इंडस्ट्रीज थी उसके लिए लाया गया था। और यह उन्हीं फैक्ट्रियों पे लागू होता था जिसमें 20 व्यक्ति या 20 श्रमिक कार्य करते थे। इसमें इन्होंने क्या प्रोविजन लाया? इसमें बच्चों की आयु को बढ़ा करके 15 साल कर दिया गया और उनके कार्य के घंटे को घटा करके 6 घंटे कर दिया गया। मतलब 15 वर्ष की आयु से नीचे आप कार्य पे नहीं लगा सकते और 6 घंटे ही उनसे आप कार्य ले सकते हैं। अब यहां पर हमारे सामने दूसरा आएगा यूनियन या ट्रेड यूनियन एक्ट। ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट की बात हम करते हैं। तो देखिए जो ट्रेड यूनियन एक्ट आता है ये कब आता है? 1926 में आता है। तो इसके पहले जिसकी इच्छा चाहता था वही लोग यूनियन बनाए हुए थे, मजदूर यूनियन बना लेते थे, जो जैसा चाहा वैसा मजदूर यूनियन बना लिया। लेकिन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 आने के बाद, ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता था।
ठीक है, कि जब चाहा, जब जैसे चाहा वैसे 10 लोग इकट्ठा हो गए, मजदूर यूनियन बने, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगे। अब आप ऐसा नहीं कर सकते थे। इसके लिए यह जरूरी इन्होंने कर दिया कि मजदूर यूनियन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। मतलब रजिस्ट्रेशन इन्होंने क्या किया, अनिवार्य कर दिया। और अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो यूनियन नहीं होगी, और अगर वो यूनियन नहीं है तो वह चंदा वसूली नहीं कर सकती है। ठीक है, और इस प्रकार से पहली रजिस्टर्ड भारत की मजदूर यूनियन कौन बनी? बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर, बॉम्बे टेक्सटाइल यूनियन, ये भारत की पहली रजिस्टर्ड मजदूर यूनियन है। अब हमारे सामने एक अगली बात आती है और वो है फैक्ट्री एक्ट 1934। हमें एक चीज और भी यहां पर जान लेना चाहिए था। 1928 के अंदर, शायद डेट 28 है या 29 है, आप देख लीजिएगा, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि 1929 होना चाहिए। तो 1929 में सीएलए में, केंद्रीय जो विधानसभा है या वर्तमान की लोकसभा, उसी में ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया जा रहा था। मतलब मजदूरों की समस्याओं के समाधान करने के लिए ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया जा रहा था, लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंक करके उस बिल को पास होने से रोक दिया था। यहां हमको देखना है फैक्ट्री एक्ट 1934। तो जो फैक्ट्री एक्ट 1934 आया, इसमें क्या प्रोविजन था? तो पहली चीज आप याद रखिएगा कि फैक्ट्री एक्ट 1934 में देश के जो कारखाने थे, फैक्ट्रियां थी, उन फैक्ट्रियों को दो भागों में बांट दिया गया था। पहली फैक्ट्री कौन थी? जो रेगुलर चल रही हैं, नियमित चल रही हैं, ठीक है। दूसरी थी जो मौसमी है, जैसे शुगर मिल है, चीनी की फैक्ट्रियां, ये कुछ महीने चलती हैं, शेष महीने छुट्टी होती है। तो जो नियमित चल रहे हैं, रेगुलर चलने वाले उद्योग हैं, वहां पर मजदूरों के कार्य करने की अवधि होगी 9 घंटे। ठीक है, मतलब 9 घंटे, और अर्थात एक सप्ताह में 54 घंटे ही वो काम करेंगे। और जो मौसमी उद्योग हैं, यहां पर मजदूरों के कार्य करने की जो अवधि थी वह 11 घंटे थी, अर्थात वह सप्ताह में 60 दिन तक लगभग कार्य करेंगे। एक बहुत अच्छी, मजदूरों की लाइफ में एक बहुत बड़ी देन आ रही है 1934 एक्ट की, फैक्ट्री एक्ट की। वो ये है, मजदूरों को फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दे दी गई। ठीक है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दे दी गई, मतलब वो कुछ भी अपनी दवा दारू करा सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई धन दे नहीं होगा। फिर अंतिम आपका टॉपिक चल रहा है 1946 में संशोधन एक्ट आ रहा है। ठीक है, 1946 में इसमें कमियां थी। ठीक है, इस कमियों को 1946 में लॉर्ड बॉवेल सर ने, वाइसराय लॉर्ड बॉवेल सर ने 1946 में क्या किया? संशोधन या अमेंडमेंट एक्ट लाकर, या अमेंडमेंट एक्ट लाकर के इसमें संशोधन किया था। क्या संशोधन इन्होंने किया? तो इन्होंने पहली चीज ये कहा कि जो मौसमी उद्योग हैं, वहां मजदूरों से 10 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं ले सकते, और जो नियमित उद्योग हैं, जो रेगुलर चलने वाले उद्योग हैं, या इंडस्ट्रीज हैं, या फैक्ट्रियां हैं, उसमें 9 घंटे से ज्यादा आप कार्य नहीं ले सकते। एक तीसरी बात थी इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत कि जहां ऐसे उद्योग जिसमें 200 श्रमिक कार्य करते हैं, वहां पर कैंटीन की सुविधा दी जाएगी। मैं सोचता हूं कि आपने इसे बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। आज इतना ही, शेष अगले दिन हम लोग देखेंगे, और अगले दिन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को हम लोग देखेंगे। थैंक यू।